जय हिंद दोस्तों, यह झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 के क्लास 11 के छात्रों के आज हुए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र। और दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 40 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और दोस्तों इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है कि वितरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, लगान निर्धारण का। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको गुणात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, बुद्धि के द्वारा। और दोस्तों इसका जो उत्तर है मैंने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पहले ही बता दिया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक सर्वेक्षक आंकड़ा संग्रह के क्रम में गलती से 31 के स्थान पर 13 लिखता है, यह निम्नलिखित में किस त्रुटि का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यह प्रतिवचयन त्रुटि, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका बच्चों आपका चौथा प्रश्न पूछा गया था वह है कि आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है गणनाकार, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका बच्चों आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया था, वह पूछा गया था कि किस प्रकार के प्रश्न में उत्तरों के विकल्प नहीं दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मुक्तोत्तर प्रश्न, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों आपका छठा प्रश्न पूछा गया था कि राम एक गांव की जनसंख्या को उम्र के आधार पर वर्गीकृत करता है, राम के द्वारा किया गया यह वर्गीकरण क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा मात्रात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह है कि वर्ग 50 से 60 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो है उस सीमा घटा निम्न सीमा करेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, भागा 2 करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी कि 55। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से खंडित चर का एक उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि 12, 8, 10, 14 और 6 का समांतर माध्य क्या होगा। तो इसका जो हल करेंगे हम लोग तो ऑप्शन आएगा डी, यानी कि आपका सही उत्तर होगा 10। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा माध्यिका, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था तो वो पूछा गया आप लोगों का, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है जिसमें दिया हुआ है कि 8, 12, 11, 25, 24, 23, 30 और 22 का माध्यिका क्या होगी। तो उसको व्यवस्थित ढंग से अगर हम लोग रखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 21। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी आंकड़ा के समांतर माध्य 25 तथा माध्यिका 20 है तो बहुलक का मान क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ये 10 है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 13वां प्रश्न पूछा गया हुआ है कि आंकड़ा को पंक्तियों और स्तंभों में प्रस्तुत करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो आंकड़ों का सारणीकरण कहलाती है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक स्कूल के विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा। तो वो होगा आपका बारंबारता आरेख, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि त्वरण की सहायता से किस औसत की गणना की जा सकती है। तो ये आपका माध्यिका, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का मान 0 है तो इस कथन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेखीय सहसंबंध का अभाव। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि यदि दो चरों के बीच एक चर के मान में वृद्धि हो जाए से दूसरे चर के मान में कमी हो तो दोनों चर के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा गुणात्मक सहसंबंध। ठीक है।
इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो है कि दो चरों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है, तो उसको सहसंबंध कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका दोस्तों आपका 19वां प्रश्न पूछा गया है कि सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा समय के साथ कीमत और मात्रा में परिवर्तन को मापना। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 20वां प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का कीमत सूचकांक बढ़ रहा है लेकिन उपभोग की मात्रा घट रही है तो इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है, तो इसका है वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि। इसका बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है कि ब्रिटिश काल में भारत को किस रूप में विकसित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता के रूप में। इसका बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो वो थी 16%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि 1947 से 1990 के बीच भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका दोस्तों आपका 24वां प्रश्न पूछा गया था वह है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो था कृषि उत्पादन को बढ़ाना। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1951 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह पूछा गया है कि यदि नई आर्थिक नीति लागू नहीं की जाती तो भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे संभावित प्रभाव क्या होता, तो होगा आपका आर्थिक संकट और गहरा हो जाता। ठीक है। इसका बच्चों आपका 27वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो 1991 ईस्वी में, जिस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। और दोस्तों इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही बताया था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो सही उत्तर होगा मनुष्य का ज्ञान और कौशल। ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो वो होगा आपका उपर्युक्त सभी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी कि परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, ये तीनों ऑप्शन आपका सही था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि सरकार तकनीकी शिक्षा पर अधिक निवेश करती है तो इसका संभावित दीर्घकालीन प्रभाव क्या होगा, तो होगा कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह है कि ऑपरेशन ब्लड का संबंध किससे है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे, सॉरी यहाँ फ्लड है ब्लड नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा दूध उत्पादन से, यानी कि श्वेत क्रांति का जो अर्थ होता है दूध उत्पादन से होता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं बेहतर कर दी जाए तो इसका दीर्घकालीन प्रभाव क्या हो सकता है, तो इसका सही उत्तर इनमें से सभी होगा। समझ रहे हैं, यानी कि कृषि उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, ग्रामीण बेरोजगारी में कमी होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि जैविक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण करना। ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठित क्षेत्र का उदाहरण है, तो दोस्तों सरकारी विद्यालय का शिक्षक संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 35वां प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी देश में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है, तो इसका कि संगठित क्षेत्र में रोजगार का कम अवसर होना। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी मिला लिया है। आप लोग मिलाते जाइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि अनौपचारिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो तात्पर्य है बिना सामाजिक सुरक्षा वाली नौकरियां। समझ रहे हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 37वां प्रश्न पूछा गया था वह है कि निम्नलिखित में किस एशियाई देश में प्रजनन दर सर्वाधिक है, तो दोस्तों इसका उत्तर मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही बताया था, जिसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1974 ईस्वी में। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 38 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। और दोस्तों हम आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग क्लास 12 में भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊं या फिर अन्य सब्जेक्ट का भी हेल्प करूं, तो इसके लिए आप लोग अभी के अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके जरूर रख
लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो 39वां प्रश्न पूछा गया था उसके उत्तर को देखें। तो इसमें पूछा गया था कि पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है। तो इसका सही जो उत्तर होगा आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण सबसे प्रभावी उपाय है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था कि चीन गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1949 ईस्वी में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों के आज हुए इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर था तो उसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर की को मिला लिया है। दोस्तों आप लोगों का 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।